मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज आपको आज के विषय के बारे में बताऊं, सबसे पहले आप सबको एक बहुत ही व्यावहारिक सूचना देने जा रहा हूं। जी हाँ, बहुत ही व्यावहारिक सूचना, और खासकर इसका संबंध सीधे सीधे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से है, और प्री एग्जामिनेशन से तो बहुत ही ज्यादा है। सूचना कुल मिलाकर के यह है दोस्तों कि शाश्वत अग्रवाल की इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग 121 आई है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि शाश्वत अग्रवाल हमारे स्टूडेंट रहे हैं। मैं इनसे शाम को 5 बजे यानी कि 27 तारीख को शनिवार के दिन शाम को 5 बजे मैं इनसे बातचीत करूंगा। मेरी एक लंबी बातचीत इनसे होगी, और उस बातचीत में मैं पूरे के पूरे प्रिपरेशन का जो एक पैकेज होता है उसके बारे में उनसे प्रश्न करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इससे जुड़ सके तो प्रिपरेशन की एक कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी। उसका एक रोड मैप मिल जाएगा। वहां टूट टूट कर बातें नहीं होंगी। एक जो सफल स्टूडेंट है किस तरह से तैयारी करता है, अलग अलग तरह की समस्याओं से किस तरह से जूझता है, किस तरह से वहां अपने रास्ते तलाश करता है, इन सारे मुद्दों पर मैं उनसे बातें करूंगा। ये बकायदे YouTube चैनल पर लाइव होगा। FEIS के बारे में आप जानते हैं, और इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। आप इससे जुड़ सकते हैं। और मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बाद में कुछ समय तक जो शाश्वत अग्रवाल हैं वो आप लोगों के भी प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुछ वक्त हम लोग ऐसा रखेंगे कि पहले आप लोग सुनेंगे, और सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न रह जाते हैं तो आप भी उनसे प्रश्न पूछ सकें। बिल्कुल यह प्रोग्राम लाइव होगा। मैं डेट रिपीट कर रहा हूं, 27 अप्रैल को शाम को 5 बजे YouTube चैनल पर लाइव। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इसके लिए समय निकालना चाहिए। इस ओकेजन को मिस मत कीजिएगा। आइए अब मैं विषय पर आता हूं कि कल हम लोग एक प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से उस प्रश्न पर विचार किया, और कुछ ने अपने जो प्रयास थे उससे मुझे अवगत भी कराया। यहां मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं कि उसमें से किसके सही थे किसके गलत थे, आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। नॉट एट ऑल। मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट आप लोगों ने किया तो। और याद रखिए कि जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस समय वो हो ही जाए, लेकिन ये तो जरूरी है कि कभी न कभी किसी न किसी समय तो यह हो ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सच उससे भी बड़ी बात यह कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो भावना है कुछ करने की, यह लगातार आप में बनी रहे। दोस्तों, कल का प्रश्न आपको मालूम है, उसे दोहराने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। अब हम इसके हल को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो। देखिए, जब आप उत्तर ढूंढेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि मैं जो उत्तर बता रहा हूं वही एकमात्र ढूंढे जाने वाला तरीका है। नॉट एट ऑल। बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से तरीके, और आपका तरीका मेरे तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है। हमारा जो मकसद है वो है सही उत्तर तक पहुंचना, लेकिन हमारा जो तरीका होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं कि नहीं मुझे ऐसा लगा। नॉट एट ऑल। क्यों लगा, आपके पास उसका भी उत्तर होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, तो ठीक है, ऐसा लगा, कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा, तो आपका उत्तर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा लगा। नॉट एट ऑल। लॉजिकल कोई ना कोई आपके उत्तर में शब्द हो, वाक्य हो, इसलिए ऐसा लगा। राइट। तो आइए अब हम लोग इसके पहले विकल्प पर विचार करते हैं, और इसी तरह से क्रमशः विकल्पों को खंगालेंगे, आप यूं कह लीजिए, एनालिसिस करेंगे, उनकी चीर फाड़ करेंगे। जो पहला विकल्प इसमें दिया गया है वो है युद्ध के कारण। देखिए, पहली बात क्या करें, युद्ध के कारण। एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम कह रहे हैं लघु कृषक बड़े खेत, तो ये जो योजना होगी, ये जो संकल्पना होगी, ये कहां की संकल्पना होगी? अमेरिका की होगी, जर्मनी की होगी, इंग्लैंड की होगी, कहां की होगी? मैक्सिको की होगी। सिंपल सी बात है कि वो भारत की होगी। अब आप इस पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि डाउट करने के लिए तो आप बहुत से प्रश्न खड़े कर सकते हैं कि सर क्या गारंटी है कि ये भारत की होगी, और बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि भारत की होगी। लेकिन हम एक सामान्य तरीके से चीजों के बारे में विचार करते हैं कि भाई ये जो योजना होगी ये भारत की होगी। राइट। अब इसमें देखिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है लघु कृषक बड़े खेत। लघु कृषक, और इंग्लिश में भी है स्मॉल फार्मर। तो सामान्य तौर पर तो लघु का मतलब हो गया छोटे किसान, स्मॉल फार्मर। लेकिन मेरी समझ से जब आप इकोनॉमिक्स में किसानों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो ये लघु का मतलब छोटा किसान ही सीधे नहीं है, उसकी डेफिनेशन है।
किसानों के बकायदे डेफिनेशन दिए हुए हैं कि आप सीमांत किसान किसे कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कौन होता है, फिर दिया हुआ है कि लघु कृषक कौन होता है, फिर यह है कि सेमी मीडियम कृषक कौन होता है, और इसके बाद है कि मध्यम दर्जे का कृषक कौन होता है। इन सब की परिभाषा है। इसके पास इतनी जमीन होगी तो सीमांत किसान होगा, इतनी जमीन होगी तो वो लघु कृषक होगा। मैं जानबूझ करके बता नहीं रहा हूं आपको कि डेफिनेशन क्या है। आप अपने से प्रश्न कीजिए कि जब आप तैयारी कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, तो क्या आपके दिमाग में ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन होनी चाहिए। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है ना। और अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। आपको अपनी तैयारी करने के तरीके को बदलना चाहिए। राइट। लघु कृषक, बड़े खेत की कोई परिभाषा नहीं है। युद्ध के कारण, अब चूंकि भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो भारत का युद्ध कब किसी के साथ हुआ था आप बताइए। छोटा सा जो युद्ध हुआ है कारगिल का, ये कह लीजिए 1999 की बात है। इसके बाद उस तरह का तो कोई युद्ध हुआ नहीं। ये जो छोटे मोटे स्ट्राइक हुए हैं इसे आप युद्ध मान करके मत चलिए। 71 के बाद तो कोई बड़ा वार नहीं हुआ है। हाँ, 71 वार में जरूर हुआ था कि जो बांग्लादेश से शरणार्थी हमारे यहाँ आए थे, उन्हें भारत ने अपने यहाँ शरण दी थी, उनके लिए व्यवस्थाएं की थी। इसके बाद तो कोई युद्ध नहीं हुआ। तो हम एक ऐसी योजना क्यों बनाएंगे कि युद्ध के कारण, भैया यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, तो वहां से जो माइग्रेंट होकर के लोग जाएंगे वो कहां जा रहे हैं। आप देखिए कि पोलैंड आसपास के देशों में जा रहे हैं। फिर इधर इजराइल और फिलिस्तीनी में संकट पैदा हो गया है, तो वो कहां जाएंगे, वो भी यूरोप जाएंगे या आसपास के देशों में जाएंगे, हमारे यहां नहीं आएंगे। हमारे यहाँ कौन से शरणार्थी आते हैं, ये म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आ जाते हैं, नेपाल यहीं से लाते हैं, और वो युद्ध के कारण नहीं आते। और उसको हमने अभी बाकायदे सिटीजनशिप देने के लिए एक व्यवस्था कर दी। वो तो चलिए बहुत बाद की बात है। जब ये पेपर आया था उस समय सिटीजनशिप की कोई बात नहीं थी, हालांकि एक्ट बन चुका था, लेकिन इस तरह से वो अभी सामने हमारे नहीं आया था। तो सीधी सी बात है कि इसको आप चाहें तो आउटराइट रिजेक्ट कर सकते, केवल युद्ध के कारण इस शब्द से। बाद में तो आपको उलझाने की कोशिश की है बकायदे, कल इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। क्योंकि आपको केवल अपने ही दिमाग को नहीं समझना है, याद रखिए कि आपको एग्जामिनर के दिमाग को भी समझना है। भाई आप देखिए कि जब क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, दोनों टीम जब अपना रणनीति बनाती हैं, तो ऐसा थोड़ी कि केवल वो अपने खिलाड़ी के बारे में सोचते हैं, सामने के खिलाड़ी के बारे में भी सोचते हैं कि अच्छा उसका वो बॉलर है, अच्छा उसका वो बैट्समैन है, उसके साथ कौन लगाया जाए, कैसे उसको आउट किया जाए। उनके दिमाग के बारे में भी तो सोचा जाता है। मैं धीरे धीरे आपको जो एग्जामिनर का माइंड है उससे भी परिचित कराऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है, संयोग रहा है कि मेरे पास एग्जामिनर का माइंड है। तो पहला तो रिजेक्ट हो जाता है, युद्ध के कारण का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जो दूसरा है वो है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत किसान अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप इसको सरल शब्दों में अपने दिमाग में उतारना चाहें, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, बहुत ही छोटे किसान, इससे छोटा किसान तो कोई नहीं होता, इससे छोटा तो जो होगा वो कृषक मजदूरी बनेगा। वो क्या करते हैं कि अपने को ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 50-100 सीमांत किसान है, वो मिल गए, तो उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 एकड़ जो जमीन है उनको मिला करके, और अगर 10 लोग मिल गए, मान लीजिए उनके पास 2-2 एकड़ जमीन है, तो 20 एकड़ जमीन हो गई, तो एक बड़ा खेत बन गया। समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि भाई चलो इसमें ये फसल लगाई जाए, और फिर उस काम में लग जाते हैं। बी, चलिए अभी हम छोड़ते हैं इसे, अभी हम निशान नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास 2 विकल्प अभी और हैं। हो सकता है कि इससे अच्छा विकल्प हो। तो ए तो हमने खारिज कर दिया, 2 को हमने रिजर्व में रख दिया। सी है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर, ठीक है, किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह नियमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे किसान हैं, वो रिलायंस कंपनी से वो बातचीत की, और उस रिलायंस कंपनी ने कहा कि भैया ठीक है, तुम्हारी 2 एकड़, तुम्हारी 2 एकड़, तुम्हारी 2 एकड़ जमीन है, ये हमें 5 साल के लिए दे दो, और 5 साल के बदले में हम तुमको इतना पैसा देंगे, और इस पर हम खेती करेंगे, 5 साल के बाद ये जमीन तुम्हारी। अब आप देखिए कि यदि किसान ऐसा करते हैं तो खेती नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें फिर मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, बड़े बड़े कारपोरेट्स आ गए। और आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में जो किसानों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जब गवर्नमेंट बकायदे इस तरह का कानून लेकर के आई थी एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। और उसके विरोध के मूल में यही था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें आप अपनी जमीन दें, उनके साथ कांटेक्ट करें, और फिर वो उस पर खेती करेंगे।
इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि लघु कृषक बड़े खेत बना करके उस पर वही किसानी करें ना। यहां तो जो किसानी करने की जिम्मेदारी हो गई वो कारपोरेट सेक्टर को हो गई। तो जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बी विकल्प है ना। डी क्या है? कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को, देखिए कैसा इस्तेमाल किया, लघु कृषकों को, यहां लघु शब्द का इस्तेमाल कर दिया है क्योंकि ऊपर भी लघु कृषक है। कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरत की कृषि पण्य का उत्पादन करें। इसका मतलब यह हुआ कि सीमांत किसानों से जो कोई भी कंपनी है वो मिलेगी और कहेगी कि भैया तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, तुम्हारे पास 1 एकड़ है, कोई बात नहीं, हम आपको बीज देते हैं, हम आपको खाद देते हैं और हम आपको तरीका बताते हैं, इस तरीके से आप खेती करो और इसके बाद हम जो चाह रहे हैं आप वो चीज लगाओ और फिर जब वो चीज हो जाएगी तो आप हमें दे देना, हम उसे खरीद लेंगे। अब यहां सोचने की बात है कि ठीक है, लघु कृषक तो है यहां, लेकिन खेत कहां बढ़े? भाई मैं अपने खेत पर काम करूंगा, दूसरा अपने खेत पर काम करेगा, तीसरा अपने खेत पर काम करेगा, तो खेत तो बड़े हुए ही नहीं। हाँ, किसानों को एक मदद जरूर मिल गई, टेक्निकल चीजें मिल जाएंगी, वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन खेत तो ज्यों के त्यों रहे ना। इसका मतलब है कि डी भी नहीं हो सकता। तो अभी हमने ए, बी, सी, डी चारों के बारे में विचार किया। ए को हमने शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। सी कमजोर पड़ गया क्योंकि इसको लेकर के तो किसान आंदोलन ही कर रहे थे। डी में चूंकि बड़े खेत नहीं हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास जो उत्तर बचता है दोस्तों, वह बी का ही बचता है। मैंने थोड़ी सी एनालिसिस आपके साथ मिलकर करने की कोशिश की है। इसी तरह से हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है और हमें अपने दिमाग को इसी रूप में एक्टिवेट करना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसके उत्तर की खोज के बारे में बस इतना ही। इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।